अगर 6th सेंचुरी बीसी की बात करें तो 6th सेंचुरी बीसी तो नदर्न इंडिया जो इंडिया है पूरा, उसमें जो नॉर्दर्न पार्ट था उसमें बहुत सारे किंगडम्स थे। तो कहीं मोनार्की थी, कहीं रिपब्लिक्स थी। तो जो मोनार्की थी वो जो गैंगेटिक प्लेन है, जो ये गंगा ब्रह्मपुत्र वाला प्लेन है, गंगा यमुना वाला प्लेन है, यहाँ पे बहुत सारी मोनार्की थी, मतलब यहाँ पे राजा होते थे। और अगर देखें तो जो रिपब्लिक्स थे वो हिमालयस के जो फुट हिल्स है, हिमालयस के तुरंत नीचे यहाँ पे रिपब्लिक थे। और इवन नॉर्थ वेस्ट इंडिया या नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है ए वाला एरिया, यहाँ पे भी रिपब्लिक्स थे। तो यहाँ पे मोनार्की थी, फुट हिमालयस पे रिपब्लिक थे, नॉर्थ वेस्ट पे भी रिपब्लिक्स थे। तो अगर कुछ अगर रिपब्लिक्स की बात करें तो सिर्फ उनमें एक ही ट्राइब होती है, जैसे एक ही ट्राइब, जैसे शाक्य, लिच्छावी एंड मल्लाजी और रिपब्लिक्स थी, ये फुटिल ऑफ हिमालयस में थी। शाक्य, लिच्छावी एंड मल्लाजी रिपब्लिक्स थी। और इनमें सिर्फ क्या होता था कि एक ही ट्राइब होती थी इनमें रिपब्लिक्स में। और इसमें जो भी डिसीजन को लिया जाता था पब्लिक असेंबली लेती थी और वोट करती थी, सारे मेजोरिटी वोट से डिसीजन लिया जाता था, तो पब्लिक असेंबली से होती। तो ये सारे रिपब्लिक थे। तो एक जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है अंगुत्तरा निकाय, तो ये याद रखना है, अंगुत्तरा निकाय, ये एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है, अंगुत्तरा निकाय बुद्धिस्ट लिटरेचर है। और कुछ इंपॉर्टेंट 60 महाजनपदा के बारे में बताया अंगुत्तरा निकाय ने, जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उसमें बोला है 60 महाजनपदा है। तो इसमें है अंगा, मगधा, काशी, कौशला, वज्जी, मल्ला, चेडी, वस्त, कुरु, पंचला, मास्य, सुरसेना, अमस्क, अवंती, गंधार एंड कम्बोज। अंगुत्तरा निकाय बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लगा 16 महाजनपदा थी, लेकिन फिर छोटे छोटे रूलर एलिमिनेट हो गए, स्मॉल किंगडम, वीक किंगडम स्ट्रॉन्गर रूलर्स में सबमिट हो गए। तो 6th सेंचुरी बीसी में 4 किंगडम्स बची, वत्सा, अवंती, कौसला, मगध। वत्सा, अवंती, कौसला, मगध। सो 4 किंगडम कौन सी रह गई? एक तो अवंती, मगध, कौसला एंड वत्स, ये वत्स। तो ये 4 किंगडम रह गई, वत्सा, अवंती, कौसला, मगध, ये सारी किंगडम हो गई। और बाकी किंगडम थे गंधार, कंबोज, मास्या, यहाँ पे कुरु, सुरसेना, पंचला, चेड़ी, कोलिया, साक्या, वज्जी, मला, काशी, अंगा, वंगा। 4 इंपॉर्टेंट किंगडम्स कौन थे? वत्सा, यहाँ पे अवंती, कौसला, वत्सा एंड मगध, ये 4 किंगडम सर्वाइव करी थी। तो वत्सा किंगडम कैसे? यमुना रिवर के बैंक में था वत्सा किंगडम। एंड इसकी कैपिटल थी कौसाम्बी, इलाहाबाद के पास। एंड इसके पावरफुल रूलर थे उज्जैन। एंड इन्होंने अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन किया, ये मैट्रिमोनियल अलायंस में आ गए अवंती, अंगा एंड मगध के साथ। और इसकी डेथ के बाद ये अवंती किंगडम में एनेक्स हो गया। तो वत्सा किंगडम किस में चला गया? अवंती में। तो ये है वत्सा किंगडम। एंड वत्सा किंगडम का इंपॉर्टेंट रूलर था उज्जैन। तो उज्जैन था और इसने मैट्रिमोनियल अलायंस की अवंती, मगध एंड अंग के साथ, इसके साथ एंड बाद में जब उज्जैन मर गया तो ये अवंती में ये शामिल हो गया। तो ये पूरा अवंती में शामिल हो गया बस। तो अगर अवंती की कैपिटल थी, देखो इसकी कैपिटल थी कौसाम्बी, वत्स की कैपिटल थी कौसाम्बी एंड अवंती की कैपिटल था उज्जैन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर था यहाँ पे प्रद्योत इंपॉर्टेंट रूलर था। और इसने वाशवदत्ता की मिट गई, जो उज्जैन था यहाँ पे वत्स डायनेस्टी का उज्जैन, उसकी डॉटर से शादी कर ली। उसने बुद्धिज्म को पेट्रोनाइज किया। इसके सक्सेसर थे वो वीक थे और फिर मगध ने इसका किंगडम ले लिया। तो अंगा किस में सबमिट हो गया? मगध में। सो यहाँ का रूलर था अवंती और यहाँ की कैपिटल थी उज्जैन एंड यहाँ की कैपिटल थी कौसाम्बी। तो वत्सा की यहाँ पे डॉटर थी, तो इसने जो प्रद्योत्ता था इसने उज्जैन की, जो उज्जैन यहाँ पे था, उज्जैन की डॉटर से शादी कर ली। और फिर जब बाद में ये वीक हो गया तो ये फिर मगध में आ गया। तो मगध में पूरा ये सब आ गया। मगधा, वत्सा तो पहले ही एनेक्स कर लिया था अवंती ने। तो जो उज्जैन की डॉटर थी विश्वदत्ता, उसे शादी कर ली अवंती के राजा प्रद्योत ने। फिर क्या हुआ? अयोध्या का कैपिटल अयोध्या कौशला का कैपिटल था। तो कौशला किंगडम कैपिटल था। प्रसन्नजीत इसके फेमस रूलर थे। यहाँ पे थे उज्जैन, वत्सा में उज्जैन थे, अवंती में प्रद्योत थे एंड वत्सा में उज्जैन एंड कौशला में थे प्रसन्नजीत। और ये काफी एजुकेटेड थे, देखा जाए तो ये प्रसन्नजीत काफी एजुकेटेड थे। मैट्रिमोनियल अलायंस की नहीं मगध के साथ। इसकी जो सिस्टर थी, जो प्रसन्नजीत की सिस्टर थी, उसने शादी कर ली बिम्बिसार से शादी कर ली। जो एंड काशी जो थी, काशी उनको डाउरी में दे दी। तो काशी डाउरी में दे दी। और फिर डिस्प्यूट था अजातशत्रु के साथ। एंड अजातशत्रु, देखो बिम्बिसार का बेटा जो अजातशत्रु, ये लड़ता रहा इससे कौशला से। एंड फिर इसने कौशला मगध का पार्ट बन गया लड़ाई के बाद। पावरफुल किंग मर गया, पावरफुल किंग का था प्रसन्नजीत, फिर ये मगध में शामिल हो गया। तो ये कौशला है इसका
कैपिटल था कोसला, इसका कैपिटल था अयोध्या। अयोध्या। और इसने अपनी बेटी की शादी करा दी मगध के किंग बिम्बिसार से। तो बिम्बिसार की शादी ये कौशला के जो राजा थे प्रसेनजीत, प्रसेनजीत सबसे इंपॉर्टेंट राजा था, प्रसेनजीत की जो सिस्टर थी उसने इससे शादी कर ली बिम्बिसार से। बिम्बिसार का जो बेटा था अजातशत्रु, वो लड़ता लड़ता रहा, मगध को एनेक्स कर लिया, पूरा कौशला मगध में आ गया। तो वत्सा पंसा सब मगध में आ गया। तो सबसे पावरफुल किंगडम मगध हो गया। और ये जो प्रसेनजीत था काफी एजुकेटेड था, वो डॉरी में दे दी थी। फिर सारे किंगडम खत्म हो गए। मगधा सबसे पावरफुल था, नर्व सेंटर था सारे पॉलिटिकल एक्टिविटी का। एंड काफी इसमें जोग्राफिकल एंड स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से वो इंपीरियल ग्रेटनेस तक पहुंचा। क्या है कि अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द गैंगेटिक वैली, तो अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द गैंगेटिक वैली में है ये मगध, और इसमें बहुत ही फर्टाइल सॉइल है। एंड यहाँ पे राजगीर है, ये हिल्स, राजगीर के पास हिल्स है, उनमें बहुत सारा आयरन है, कॉपर है, आयरन डिपोजिट है गया के पास, नेचुरल एसेट्स मिलते हैं यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा आयरन है, कॉपर है, तो आराम से फ़ायदा हो जाता है। तो काफ़ी वेल्थ आती थी। राजगृह कैपिटल था मगध का। एंड बिम्बिसार अजातशत्रु ने काफ़ी ज़्यादा मगध में काफ़ी ऊंचा पहुंच गया मगध। तो मगध में पहले काफ़ी डायनेस्टी आई। पहले आई हरंग के डायनेस्टी, फिर शिशुनाग डायनेस्टी, फिर नंद, फिर मौर्य, मौर्य के बाद आए ये शुंग, शुंग के बाद आए कनव। तो ये 1 2 3 4 5 6 6 डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है मगध को लेके। सो बिम्बिसार ये हरंक्य डायनेस्टी के थे, मैट्रिमोनियल अलायंस की। फर्स्ट इन्होंने कौशला की जो ये कौशला की जो प्रसन्नजीत की डॉटर थी उससे शादी कर ली, तो कौशला के साथ आई। तो कौशला देवी से शादी करी जो प्रसन्नजीत की सिस्टर थी, प्रसन्नजीत की सिस्टर से शादी करी और काशी से डावरी से मिल गई, तो काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ गया। फिर बिम्बिसार ने शादी करी चेलना से, लिच्छावी प्रिंस थी वैशाली की। तो यहाँ पे शादी की कौशला से, यहाँ पे वैशाली ऊपर, तो इस लिच्छावी चेलना से शादी कर ली। और मैट्रिमोनियल अलायंस बहुत ज़्यादा सेफ्टी मिल गई, नदन फ्रंटियर पे भी यहाँ से सेफ्टी मिल गई। और इसने मगध का एक्सपेंशन किया, नॉर्थ वेस्ट हुआ तो नेपाल पर इसने एक्सटेंशन किया। फिर इसने खेमा से भी शादी कर ली, जो माद्रा कहल की थी पंजाब की, तो यहाँ पे पंजाब से भी शादी कर ली, पंजाब की खेमा से भी शादी कर ली। इसे एक्सपीडिशन लिए, बहुत सारे टेरिटरी बढ़ाई इसने। और इसने डिफीट किया ब्रह्मदत्ता अफंगा। तो अंग जो था ना, यहाँ पे मगध था, मगध में यहाँ पे अंग था, तो यहाँ के जो ब्रह्मदत्ता उसे हरा दिया। एंड इफिशिएंटली इसने एडमिनिस्ट्रेट ऑर्गेनाइज किया अपने किंगडम का। और इसकी अवंती के साथ फ्रेंडली रिलेशंस थे, अवंती के साथ फ्रेंडली रिलेशंस थे। राजगीर है बिहार में, यहाँ पे आयरन और अच्छा खासा मिलता है। सो ये गया में आयरन एंड कॉपर डिपोजिट मिलेंगे, तो गया इन बिहार काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। मिसा ने मैट्रिमोनियल लाइंस कैसे की, कौशला की जो प्रसेनजीत की जो सिस्टर थी कौशला देवी, उससे शादी कर ली मगध, मैट्रिमोनियल लाइंस कर ली। तो जब बिम्बिसार ने शादी की थी कौशला देवी से, तो इसे काशी एकदम डाउरी में मिल गई। और मगध ने फिर शादी की चेलना से, लिच्छावी प्रिंसेस। एंड फिर जो बिम्बिसार था उसने वैशाली की जो प्रिंसेस थी, लिच्छावी वैशाली की प्रिंसेस, उससे शादी की चेलाना से। बिम्बिसार ने क्या किया, अंगा को हरा दिया, अंगा को हरा दिया, उसकी किंगडम में नेक्स्ट कर लिया, तो ये अंगा भी यहाँ पे आ गया। सो बिम्बिसार के टाइम दोनों वर्धमान महावीर एंड गौतम बुद्ध दोनों थे। तो दोनों रिलीजन क्लेम करते हैं कि दोनों कि गौतम बुद्धा बुद्धिस्ट बोलते हैं कि हमें सपोर्ट करता था अजातशत्रु, एंड जैन बोलते हैं हमें सपोर्ट करता था। एंड इसने बुद्ध संघ को बहुत ज़्यादा गिफ्ट दिए हैं, बिम्बिसार ने बुद्ध संघ को बहुत ज़्यादा गिफ्ट देता था। तो अजातशत्रु में काफ़ी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट हुई, इसने कौशला से भी फाइट करी। यहाँ पे कौशला जिसका किंगडम अयोध्या था, यहाँ पे मगध था, तो कौशला से भी फाइट की, इवन वैशाली ऊपर वैशाली था, इससे भी फाइट करी। एंड इसने दोनों को हरा दिया, 16 साल लगे। एंड लिच्छावी वैशाली कन्फेडरेसी से फाइट की मगध ने, और फिर इससे बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज और पावर बढ़ गई, इसने इतने सारे लोगों को हरा दिया। और इसने कम से कम 16 साल तक वॉर लड़ा। फिर इसे इस टाइम पाटलिपुत्र की इंपॉर्टेंस पता चल गई और इसको फोर्टिफाई कर दिया, वैशाली के साथ लड़ने के लिए जो पाटलिपुत्र था उसको फोर्टिफाई कर दिया। एंड बुद्धिस्ट एंड जैन दोनों बोलते कि अजातशत्रु उसके फॉलो करते, तो ऐसा बोला जाता है कि जो पहले वो जैनिज्म फॉलो करता था जो अजातशत्रु था, लेकिन सब्सिक्वेंटली वो बुद्धा से भी मिला। और ये एक भरूच स्तूपा है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे भी ये सीन डिपिक्टेड है। भरूच स्तूपा है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे सीन डिपिक्टेड है कि अजातशत्रु गौतम बुद्धा से मिला, उसका सीन डिपिक्टेड है भरूच स्तूपा पे।
तो यहाँ पे भरूच स्तूपा है, ये मध्य प्रदेश में। भरूच स्तूपा कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे सीन डिपिक्टेड है कि अजातशत्रु गौतम बुद्ध से मिला है। अजातशत्रु मेट गौतम बुद्ध। तो एक भरूच स्तूपा में लिखा है कि वो मिला जाके, कि अजातशत्रु गौतम बुद्ध से मिला। भरूच स्तूपा जो मध्य प्रदेश में। महावंशा बोलता है कि उसने बहुत सारे चैत्याज एंड विहारास बनाए। महावंशा इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट लिटरेचर है, उसने बहुत सारे चैत्याज एंड विहारास बनाए। और उसने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी की थी राजगृह में। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसके अंडर हुई थी? अजातशत्रु के टाइम। बिंबिसार के टाइम बुद्ध पैदा थे एंड अजातशत्रु का डेथ हो गई थी, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी राजगृह में। एंड सक्सेसर था इसका उज्जैन, और इसने पाटलिपुत्र बनाई। इंपॉर्टेंट जो अभी पटना है बिहार का, तो वो कैपिटल बनाई किसने बनाई? उज्जैन ने। इसने अजातशत्रु ने फोर्टिफाई किया था और इसको एज ए बेस यूज किया था अगेंस्ट द एक्शन अगेंस्ट द वैशाली। एंड इसने पाटलिपुत्र को ये कैपिटल बना दिया। ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू रिवर, गैंजीज और ये सोन रिवर जाती है, तो इसके कॉन्फ्लुएंस पे पाटलिपुत्र इसको कैपिटल बना लिया। किसने बनाया? अजातशत्रु के सक्सेसर उज्जैन ने। एंड काफी इंपॉर्टेंट इंपीरियल कैपिटल बन गया मौर्यास का। उज्जैन सक्सेसर, उज्जैन के बाद जो भी आया वो वीक थे, और इसको कैप्चर कर लिया शेषुनाग ने। शेषुनाग ने कैप्चर कर लिया और इससे एंड में आ गई हरंक्य डायनेस्टी। फिर आती है शेषुनाग डायनेस्टी। तो उसमें जीनियोलॉजी क्लियर नहीं कि कौन आया है शेषुनाग में। तो शेषुनाग ने अवंती के किंग जो उज्जैन के ज्यादा सक्सेसर थे, जो वीक थे, उनको हरा दिया और मगध एम्पायर का पार्ट बना दिया, इन विच वॉज अ पार्ट ऑफ मगध। तो अवंती करा दिया। तो शेषुनाग के बाद ये बहुत ही कोलैप्स होने लगा एंड इसने अवंती को हरा दिया था एंड उसने मगध को पार्ट। तो अवंती को हराया था किसने? शेषुनाग ने। तो शेषुनाग की डायनेस्टी अवंती को हराया। इसके इंपॉर्टेंट लीडर थे कालवर्मन एंड काल अशोक। एंड सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वैशाली में। तो वैशाली में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में, राजगीर कैपिटल था उस टाइम, अजातशत्रु के टाइम राजगीर में हुई थी। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वैशाली में, इसके अंडर काल अशोका के अंडर। एंड फिर काल अशोका को मार दिया था नंद डायनेस्टी के फाउंडर ने। देखना फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजातशत्रु के अंडर कहाँ पे थी? राजगीर। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल ये काल अशोका के अंडर कहाँ पे हुई है? ये हुई है वैशाली में। तो नंदों ने काल अशोका को मार के, तो नंद डायनेस्टी में जो मगध थी वो सबसे अपने जेनिथ पे पहुंच गया। तो ये इसकी जो बाउंड्री थी वो गैंगेटिक बेसिन इन द नॉर्थ इंडिया, बहुत बड़ा एम्पायर था। तो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे इसके महापद्मनंदा। तो क्षत्रिय डायनेस्टी को इन्हें अपरूट कर दिया नॉर्थ इंडिया में, और एक टाइटल लिया, इसका नाम था एकारत। एकारत मतलब एक ही राजा है, सारी जो भी डायनेस्टी थी उनको सबको हटा दिया, अपना खुद ही राजा बन गया। महापुराना इसमें लिखा है कि कैसे कैसे इसने सब कुछ अपने अंदर कर लिया। हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन, खारवेला किंग ने बोला है कि नंदाज ने हमें कैप्चर कर लिया था। हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन है कहाँ पे है? कलिंग में। कलिंग है ये इंडिया के इधर बॉर्डर पे। तो यहाँ पे हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन, इसमें लिखा है कि जो नंद ने इसको खारवेला किंग को जो कलिंग किंग था उसको अपने अंडर ले लिया था। तो बहुत सारा ड्रैगन का पोर्शन भी इसके अंडर था। तो सबसे ग्रेट एम्पायर बिल्डर बोला जाता है महापद्मनंदा को, बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डर था। तो इसके कम से कम 10 साल तक इसने क्या किया? इसने रूल किया 10 साल तक, और इसके बाद 8 साल आए। तो लास्ट रूल जो नंद रूल था वो धनानंद था। इसने मगध एम्पायर को इंटैक्ट रखा, काफी ज्यादा पावरफुल आर्मी थी, इनॉर्मस वेल्थ थी। काफी सोर्सेज में है कि बहुत ज्यादा इनॉर्मस वेल्थ थी। तो ये तमिल संगम में भी लिखा है, अहानरुरु, एक तमिल संगम की बुक है अहानरुरु, उसमें भी लिखा है कि काफी ज्यादा वेल्थ थी नंदास के पास। और अहानरुरु किसने लिखा है? ममुलनार, अहानरुरु मलुमनार, ममुलनार, अहानरुरु ममुलनार, अहानरुरु ममुलनार, अहानरुरु महुमलनार। तो इसने लिखा है, इसने काफी अच्छा काम किया एंड काफी एग्रीकल्चर फ्लरिश कर रहा था और प्रॉस्पेरिटी थी एंड बहुत ज़्यादा रॉयल ट्रेजरी, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता था, बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस थी एम्पायर। एंड अब बहुत ही ज़्यादा गंदे से ये टैक्स कलेक्ट करता था। धनानंद बहुत ज़्यादा नालायक था, बहुत गंदे से टैक्स कलेक्ट करता था, ऑपरेसिव टैक्स कलेक्शन था। इसका एडवांटेज लेके लोग धनानंद के अगेंस्ट हो गए, तो चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने इसको नंद रूल को हटा दिया। एंड इसी टाइम एलेक्जेंडर आया था। तो एलेक्जेंडर इंडिया किसके टाइम आया था? ये धनानंद के टाइम। फिर साइरस की बात करिए, एक्यूमेनेड एम्पायर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर था। तो इसने सबसे पहला रूलर कौन था जिसने इंडिया की तरफ एक्सपेडिशन लिया? तो ये साइरस था, एक पर्शियन था, मतलब ईरान से आया था। एंड इसने गंधार रीजन, तो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट रीजन, इसको कैप्चर कर लिया, गंधार रीजन को। एंड सारी जो वेस्ट की ट्राइब थी वो सारी सबमिट कर दी साइरस को एंड उससे ट्राइब्यूट देने लगी। एंड इसके सम सिम्बसिस कैम्बसिस ने इंडिया के टाइम कोई भी अटेंशन पे नहीं किया इंडिया के साइड। तो अवंती किसके टाइम मगध के एम्पायर में चला गया था? ये चला गया था शेषुनाग डायनेस्टी के टाइम।
शिशुनाग के टाइम के बाद मगध अवंती मगध का पार्ट बन गया था। सो महावंश है ये एपिक पाली लैंग्वेज में लिखी गई है। ये कहाँ की है? ये हिस्ट्री, श्रीलंका की हिस्ट्री बताती है। तो पाली लैंग्वेज में लिखी गई, बुद्धिस्ट लिटरेचर है। सो यहाँ ये हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है। ये कहाँ पे? उदयगिरी केव्स के पास है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो वहाँ पे लिखा है कि कलिंग को, खारवेला किंग कलिंग जब था तो वहाँ पे उसको नंद ने एम्पायर हम अंडर ले लिया था अपने अंडर। सो ये आहा नरूरू जो किसने लिखा है? मुलू ननार ने। मुलू ननार ने लिखा है। ये पार्ट है एट एंथोलॉजी, इटूपवाई, एट एंथोलॉजी का पार्ट है। आहा नरूरू किसने लिखा है? ममू लनार। ये एक पोइट था संगम पीरियड का, आहा अनरूरू। सो साइरस आया अराउंड 500 बीसी के अराउंड 500 588। फिर इसका दैरियस वन, जो साइरस का, देखो साइरस का जो बेटा था स्कैम्बिस, इसने इंडिया की तरफ कोई अटेंशन नहीं दी, इसने तो गंधार रीजन को ऑक्युपाई कर लिया था। फिर इसका बेटा आया दैरियस, जिसका ग्रैंड सन था साइरस का। इसने इंडस वैली को कॉन्कर कर लिया। तो इंडस वैली के साइड का पोर्शन पर्शियन के पास चला गया और पंजाब और सिंध ये रीजन नीचे वाला पंजाब को भी ऑक्युपाई कर लिया। और 20th सैट्रेपी बन गया, मतलब इनके जो भी इनके क्या होते थे प्रोविंसेस, तो 20th प्रोविंसेस बन के हमारे ये सिंध प्रोविंस और पंजाब प्रोविंस। एंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल एंड पॉपुलस था प्रोविंस है, और अरकमेनिड एम्पायर का सबसे फर्टाइल और प्रॉस्परस प्रोविंस था ये, नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया। एंड इसने नेवल एक्सपीडिशन ली टू एक्सप्लोर द इंडस स्काइलेस। तो इसने नेवल एक्सपीडिशन सेंड की स्काइलेस के अंडर कि इंडस को एक्सप्लोर करो, किसके आसपास क्या है। तो साइरस के बाद कौन आया? पर्शियन क्वीन सेरसेक्स। सेरसेक्स ने अपनी इंडियन की जो भी इंडिया में चीज़ें थी उसको अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए यूज़ किया। एंड उसने इंडियन इन्फेंट्री को डिप्लॉय किया, इंडियन के लोग को डिप्लॉय किया, और अपनी ग्रीस को फाइट करने के लिए, क्योंकि पर्शिया से जो ग्रीस थे वो फाइट कर रहे थे, ग्रीस से आता है अलेक्जेंडर, तो वो फाइट कर रहे थे। तो इसे आर्किमेनिड एम्पायर, इसके बाद जो ये ग्रीस में हार गए। फिर इन्होंने फॉरवर्ड पॉलिसी नहीं ली इंडिया में आगे नहीं आए क्योंकि ये लोग हार गए थे ग्रीक से। लेकिन इंडिया का प्रोविंस अभी भी उनके कंट्रोल में था। तो डेरियस जो थर्ड था उसने इंडियन सोल्जर को, जो 330 बीसी में अलेक्जेंडर से लड़ाई हुई थी जब डेरियस थर्ड की पर्शियन किंग थे, तो उसने इंडियन सोल्जर को डिप्लॉय किया था। इससे जब पर्शियन का कंट्रोल था, अलेक्जेंडर इन्वेजन ऑफ इंडिया, तो पर्शिया का कंट्रोल हट गया। अब पर्शियन इन्वेजन का क्या हुआ है? उससे इंडो ईरानियन ट्रेड बढ़ा। जब पर्शिया ने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लिया तो डायरेक्ट अब ट्रेड होने लगा, यहाँ टू वे ट्रेड होने लगा। एंड खारोस्ट्री स्क्रिप्ट आई। तो पर्शिया किंग जो थे वो, जब नॉर्थ वेस्ट गंधारा रीजन में जो खारोस्ट्री स्क्रिप्ट यूज होती है, तो एक ईरानियन राइटिंग काफ़ी पॉपुलर हो गई। तो खारोस्ट्री स्क्रिप्ट कौन है? पर्शियंस, काफ़ी पॉपुलर हो गई। और एडिक्ट जो अशोका के एडिक्ट है जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, वो खारोस्ट्री स्क्रिप्ट में लगे, बाकी ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, लेकिन इधर नॉर्थ वेस्ट में खारोस्ट्री स्क्रिप्ट में लगे। तो पर्शियन आर्ट में काफ़ी इन्फ्लुएंस मौर्यन एम्पायर में, और मोनोलिथिक पिलर्स ऑफ अशोका, स्कल्पचर्स सब पर्शियन एम्पायर से लेके आए। और जो आइडिया था कि एडिक्ट इशू करो, एडिक्ट्स बाय अशोका, एंड जो वर्डिंग यूज़ की गई उसका भी ईरानियन इन्फ्लुएंस है। तो ईरानियन कनेक्शन काफ़ी फ्रूटफुल हुआ, एंड काफ़ी फ्रूटफुल था। ऐसा नहीं बोल सकते शॉर्ट टू, जैसे इंडो ग्रीक जो कॉन्टेक्ट था वो काफ़ी शॉर्ट लिव्ड था, लेकिन ये काफ़ी लॉन्ग लिव्ड था जो ईरानियन कॉन्टेक्ट था इंडिया के साथ। फिर 2 सेंचुरी के बाद पर्शियन 2 सेंचुरी हो गई थी, 500 से आके 500 में आई थी ये लोग अराउंड, जिसने जब साइरस ने ऑक्युपाई किया था पहली बार। उसके बाद अलेक्जेंडर आता है, ये ग्रीस से आता है। तो ये अलेक्जेंडर था मैसिडोनिया का। एंड यहाँ पे बहुत सारे स्मॉल किंगडम थे, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बहुत सारे स्मॉल किंगडम थे। तो जैसे ही आया, सारे जो लीडर थे नॉर्थ वेस्ट में उन्होंने अपना दे दिया, जैसे अम्बी और तक्षशिला जो अम्बिसारा का रूलर था, एंड पोरस जो झेलम और चेनाब, जैसे ये इंडस रिवर है, इंडस के बाद आता है चेनाब और झेलम, यहाँ के बीच में रहता था पोरस। तो पोरस ने उसने बोला कि तो काफ़ी स्टेट्स है उसे बोलते थे लाइक नाइसा। एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया बहुत सारा मोस्ट डिसयूनाइटेड पार्ट था। अभी यहाँ पे तो मगध यूनाइटेड था, लेकिन जो नॉर्थ वेस्ट था बहुत डिसयूनाइटेड था, ज़्यादा यूनाइटेड नहीं थे। अब एक दूसरे से फाइट करते रहते थे, एंड वो अब एक साथ भी नहीं आते थे। अगर कॉमन एनमी आ गया, अलेक्जेंडर भी आ गया, तो ऐसा नहीं सब लोग साथ में आके लड़ ले। तो इसलिए अलेक्जेंडर को बहुत सारे सोर्सेज, लेकिन तब भी इतना ईजी नहीं था कि अलेक्जेंडर आराम से आ जाए, तो बहुत सारे सोर्सेज ऑफ पोजिशन अलेक्जेंडर को कॉन्कर करने थे। तो अलेक्जेंडर मैसिडोनिया में आ गया। इसके जो फादर थे फिलिप, 334 बीसी में उनकी डेथ हो गई, तो ये अब थ्रोन पे आ गया। तो उसने पूरा पर्शिया इसने हथिया लिया। थेरियस थर्ड, तो थेरियस थर्ड ने काफ़ी इंडियन सोल्जर को एम्प्लॉय किया था। तो ये डेरियस ने अलेक्जेंडर को फाइट करने की 330 बीसी। तो 330 बीसी में अलेक्जेंडर ने सारा हरा दिया इसको। एंड उसने पर्शियन सेट्रेपी, एंड उसने बोला कि चलो हम ईस्ट वर्ड भी आएंगे, और उसने बोला कि जो पर्शियन सेट्रेपी है उनको भी ले लेंगे जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है। एंड तो इसने ग्रीक ऑथर जो थे हेरोडोटस ने बहुत फैबुलस वेल्थ के बारे में लिखा है।
कि जो हेरोडोटस थे, जो हिस्ट्री जिन्होंने बहुत ज़्यादा लिखी, उन्होंने बताया कि इंडिया में कितनी वेल्थ है। तो इससे अलेक्जेंडर बहुत अट्रैक्ट हो गया और वो जोग्राफिकल इंक्वायरी भी करना चाहता था, नेचुरल हिस्ट्री के बारे में जानना चाहता था। वो चाहता था इंडिया को इन्वेट करे। तो वो सोचता था इंडिया ईस्टर्न साइड है और उसके बाद सी आ जाएगी। तो जो उस टाइम जोग्राफिकल नॉलेज थी, तो उसे समझते थे इंडिया सबसे ईस्ट में है और उसके बाद अर्थ खत्म हो जाएगा। तो उसने बोला इंडिया को फाइट करेंगे और वो ईस्टर्न बाउंड्री को कनकर कर लेगा। फिर हाइडस्पस, बैटल ऑफ हाइडस्पस की बात करते हैं तो 327 BC अलेक्जेंडर ने हिंदू कुश माउंटेन, साउथ वैली से आया, हिंदू कुश माउंटेन क्रॉस करके साउथ वैली से आया और बहुत सारी ट्राइब से फाइट की। तो 326 BC में आया और काफ़ी बोट्स के साथ आया। एंड उसे अम्बी, जो तक्षशिला के रूलर थे यहाँ पे, जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में तक्षशिला के रूलर थे इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, उन्होंने उसका वेलकम किया। अलेक्जेंडर ने पोरस को भेजा, बोला कि तुम भी सबमिट कर लो, लेकिन पोरस ने बोला कि नहीं हम तो फाइट करेंगे, हम सबमिट नहीं करेंगे। तो फिर अलेक्जेंडर तक्षशिला में कौन था, अम्बी, अम्बी के से वहाँ से गया और हाइडस्पस रिवर में बराई की। तो ये इंडस रिवर है, हाइडस्पस रिवर को झेलम रिवर को हाइडस्पस रिवर बोला है। तो बहुत ज़्यादा हैवी फ्लड्स थे, अलेक्जेंडर इसको क्रॉस नहीं कर पाया। तो कुछ दिनों के बाद उसने रिवर को क्रॉस किया एंड फेमस बैटल ऑफ हाइडस्पस एंड द प्लेन ऑफ करी। तो यहाँ पे करी की प्लेन थे, वहाँ पे भी वेल कंटेस्टेड रहती थी। पोरस के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, लेकिन वो हार गया। तो जो अलेक्जेंडर था बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गया कि कितना करेजियस है और हीरोइज्म ऑफ इंडियन प्रिंस। तो उसने उसको अपना एम्पायर लौटा दिया और उसने बोला कि चलो तुम बैठो, बस हमें हमारी सुजर्निटी मानो। अलेक्जेंडर फिर वो रिवर ब्यास तक गया। तो झेलम, यहाँ पे है चेनाब, झेलम, यहाँ पे है बियास एंड सतलज। तो बियास रिवर तक पहुंच गया, झेलम को भी क्रॉस करके बियास रिवर तक पहुंच गया। एंड बहुत सारे लोकल ट्राइब से अपोजिशन आए, तो वो और भी आगे जाना चाहता था गैंगेटिक वैली में, बट उसके सोल्जर्स ने बोला अब हम नहीं जाएंगे। बहुत ज़्यादा उसे वॉर फायर बहुत दिनों से लड़ रहे थे, वो अपने घर जाना चाहते थे और अलेक्जेंडर ने परसुएड नहीं कर पाया, इसलिए बोला कि चलो वापस चलते हैं। एंड उसने बहुत सारी टेरिटरी जो कनकर की थी, तो उसने पूरे जो टेरिटरी थी वो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया और अपने गवर्नर्स वहाँ पे छोड़ दिए। 3 प्रोविंसेस में डिवाइड कर दी और वहाँ पे अपने गवर्नर छोड़ दिए। एंड उसके रिट्रीट में जो 326 BC में हुई थी, एंड उसमें भी इट वॉज नॉट फ्री फ्रॉम वॉल्डिस, बहुत सारे लोकल लोग थे। तो बहुत सारे रिपब्लिकन्स रास्ते में मार देते थे, इनके जो सोल्जर्स थे बार बार पिटते जाते थे, लेकिन कैसे भी वो इंडस के बियॉन्ड पहुँच गया। एंड जब वो बेबीलोन पहुंचा तो वो बहुत ही ज़्यादा इल पड़ गया, बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गया और मर गया 323 BC में। अलेक्जेंडर इन्वेजन से क्या हुआ कि इसने पॉलिटिकल यूनिफिकेशन को इनकरेज किया कि इंडिया के मौर्याज ने कहा हम यूनाइटेड हो जाते हैं, नहीं बहुत सारी स्मॉल इंडिपेंडेंट किंगडम खत्म हो गई क्योंकि छोटी छोटी किंगडम के अलेक्जेंडर से लड़ नहीं पाएंगे। डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया इंडिया और ग्रीस के अलेक्जेंडर के इन्वेंशन से। तो इससे काफ़ी नेवल एक्सपीडिशन हुए, इससे काफ़ी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी इंक्लूसिव फॉर ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट। तो वेस्ट और इंडिया में ट्रेड होने लगा। एंड जो उसने नॉर्थ वेस्ट इंडिया को करा था, तो वो चाहता था कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया को अच्छे से वो कर पाए, वो नहीं कर पाए क्योंकि वो जल्दी मर गया। इंडिया को एक्वायर करना चाहता था। और इंडस वैली में भी जो उसकी जो अथॉरिटी वो शॉर्ट लिव थी, बिकॉज मौर्य एम्पायर में नॉर्थ वेस्ट में भी मौर्यन एम्पायर ने अपना कब्जा जमा लिया था। तो आर्किमेनिड एम्पायर फर्स्ट पर्शियन एम्पायर था, 550 to 330 BC, फर्स्ट पर्शियन एम्पायर। आर्किमेनिड एम्पायर को फाउंड किसने किया था? साइरस ने। सो ये ग्रीस था, मैसिडोनिया, यहाँ से अलेक्जेंडर आया था एंड इसने पर्शियन एम्पायर को हरा दिया था पूरा। सो यहाँ पे तक्षशिला में रूलर था अम्बी एकदम जो अम्बी का रूलर था, तक्षशिला का रूलर था अम्बी, वो एकदम चरणों में गया उसके, लाइक इसने सबमिट कर दिया इजिली और इसने वेलकम किया अलेक्जेंडर को। और उसके बीच में झेलम और चेनाब के बीच में रूल करा था, झेलम और चेनाब। सो बैटल ऑफ अर्बेला किसके साथ हुई थी? जो अलेक्जेंडर और साइरस की हुई थी, बैटल ऑफ अर्बेला। तो यह बैटल ऑफ अर्बेला दायरस थर्ड के साथ हुई थी अलेक्जेंडर की, बैटल ऑफ अर्बेला 330 BC में। तो अलेक्जेंडर ने पहले तो इंडस को क्रॉस किया, फिर झेलम में बहुत सारी बाढ़ आ रही थी, उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे पोरस था एंड यहाँ पे पोरस को भी इसने हराया। फिर इसके बाद रवि एंड फिर बियास को क्रॉस करके यहाँ आ गया। और ये जो रीजन इसने ऑक्यूपाई किया था उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया और 3 गवर्नर बिठा दिए अलेक्जेंडर ने। सो बेबीलोन है इराक में, ये यूफ्रेटस रिवर के पास है, ये यूफ्रेटस रिवर है। तो यूफ्रेटस रिवर पे है ये बेबीलोन इराक में, एंड यहाँ पे अलेक्जेंडर मरा था। सो मैकियावेली कौन है? इटालियन डिप्लोमेट है एंड कौटिल्य को इंडियन मैकियावेली बोला जाता है। तो अगर पूछा जाए सबसे पहले पॉलिटिकल यूनिटी कब अचीव हुई थी? मौर्यन के टाइम। सबसे पहले फाउंडेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर सबसे पहले अगर पूरी जाए पॉलिटिकल यूनिटी मौर्यन के टाइम आई थी।
एंड यहाँ पे राइटिंग भी होने लगी थी, तो हिस्ट्री भी क्लियर है मौर्य के टाइम से। तो काफ़ी एपिग्राफिकल रिकॉर्ड्स मिले हैं। एपिग्राफिक मतलब इंस्क्रिप्शन को स्टडी करना, एपिग्राफ्स को स्टडी करना से एपिक बोलते हैं, एपिग्राफी। तो इसने जो बुक लिखी थी वो संस्कृत में लिखी थी कौटिल्य ने, एंड ही वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, एंड कौटिल्य को इंडियन मैकियावेली भी बोलते थे। एंड जो मैन्युस्क्रिप्ट थी अर्थशास्त्र की, वो डिस्कवर हुई थी 1904 में अर्थशास्त्र की मैन्युस्क्रिप्ट रिकवर हुई थी। तो अर्थशास्त्र की मैन्युस्क्रिप्ट कब डिस्कवर हुई थी? आर शर्मा शास्त्री का 1904 में मैन्युस्क्रिप्ट डिस्कवर हुई, आर शर्मा शास्त्री। तो ये आर श्यामा शास्त्री 1904 में उन्होंने अर्थशास्त्र को डिस्कवर किया था, आर श्यामा शास्त्री। एंड ये लाइब्रेरियन थे एट द ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर। अर्थशास्त्र में कितनी बुक्स है? 15 बुक्स है, काफी 15 बुक्स लिखी है। इसमें 180 चैप्टर है, लेकिन इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 115 बुक्स और 180 चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला किंग और उसकी काउंसिल से डील करता है, उसके डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। तो किंग, काउंसिल और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, जैसे अभी हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वैसे किंग और काउंसिल डिपार्टमेंट मिनिस्टर। सेकंड सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, जैसे में आईपीसी आरपीसी है, तो ये सेकंड इससे डील करता है। एंड थर्ड डिप्लोमेसी एंड वॉर, कैसे डिप्लोमेसी करना है, एंड डिप्लोमेटिक एंड वॉर के बारे में लिखा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स है मौर्य की हिस्ट्री को लिखने के लिए। सो मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? विशाखादत्त ने लिखा है। तो उसमें लिखा है कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने थ्रोन को ऑक्युपाई किया था धनानंद को हटा के कौटिल्य की सहायता से। फिक्शन होता है कुछ नकली, फिक्शन। नॉन फिक्शन होता है असली। फिक्शन होता है कि जो इन्वेंटेड है और सही नहीं है, अनट्रू है। तो विशाखादत्त ने लिखी मुद्रा राक्षस, ये ड्रामा है संस्कृत में। संस्कृत में एक ड्रामा लिखा हुआ है, इसमें कैसे इसे बताता है कैसे कौटिल्य ने ओवरथ्रो किया था नंदास को, चंद्रगुप्त मौर्य को वो बना देता है। सोशो इकोनॉमिक कंडीशन बताए मौर्य इसकी, मौर्य के टाइम सोशो इकोनॉमिक कंडीशन कैसे थी। मेगस्थनीज ग्रीक एम्बेसडर था चंद्रगुप्त मौर्य में, उसने इंडिका लिखी है, इंडिका, लेकिन इसके कुछ ही फ्रेगमेंट सर्वाइव किए हैं, लेकिन ये मौर्य एम्पायर के लिए काफी डिटेल्स देता है। तो इसकी पिक्चर जो कंटेम्प्रेरी लाइफ में इट्स ऑल्सो नोटेबल, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन है, वी हैव टू रीड इट विद कॉशन। फिर अगर लिटरेचर देखें तो पुराण, बुद्धिस्ट लिटरेचर, जातिकास, इसमें भी इन्फॉर्मेशन है मौर्य के बारे में, जैसे सीलियंस क्रोनिकल्स, दीपवंश एंड महावंश। इसमें बताया कि कैसे अशोका ने बुद्धिज्म को स्प्रेड किया था श्रीलंका में। तो दीपवंश है, ये श्रीलंका की हिस्ट्री लिखी है इसमें, ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है श्रीलंका का। तो दीपवंश एंड महावंश 3rd to 4th सेंचुरी बीसी और ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है श्रीलंका के। और इंस्क्रिप्शन अशोका के डिसाइफर किए थे जेन प्रिंसेस में 1837 में। ये जेम प्रिंसिपल ने 1837 में डिसाइफर किए थे, और ये किससे थे? एडिटर थे जनरल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के। उन्होंने डिसाइफर की थी खरोस्ट्री एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट ऑफ एशियंट इंडिया। सो अशोका में कुछ पाली लैंग्वेज में लिखी थी और कुछ प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखे थे अशोका के इंस्क्रिप्शन। एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट ज़्यादातर लिखी थी राइटिंग के लिए। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो थी वो खरोस्ट्री स्क्रिप्ट थी। एंड यहाँ पे 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, 14 मेजर रॉक, बड़े बड़े रॉक्स में लिखा हुआ है। एंड 2 कलिंगा एडिक्ट्स में भी लिए हैं, 2 कलिंगा को अशोका ने जब बनाया था तो वहाँ पे 2 एडिक्ट्स मिले। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट जो सिटीज़ थी वहाँ पे मेजर पिलर एडिक्ट्स, पिलर भी बनाया इंपॉर्टेंट सिटी में, फिर यहाँ पे कुछ कैपिटल होता था। एंड फिर माइनर रॉक एडिक्ट, माइनर पिलर एडिक्ट्स भी है। फिर इसमें धम्मा जो एडिक्ट्स है उसमें धम्मा के बारे में लिखा है और अपने ऑफिशियल को इंस्ट्रक्शन दिए उसके बारे में लिखा है। 13 रॉक एडिक्ट में बताया कि उसने वॉर कैसे किया कलिंगा के साथ। तो 13th रॉक एडिक्ट में क्या लिखा है? वॉर विथ कलिंगा। तो 13 रॉक एडिक्ट में कलिंगा के साथ वॉर के बारे में लिखा है। 7th जो रॉक एडिक्ट 7th उसमें बताया कि कैसे उसने धम्मा को प्रमोट किया अपने किंगडम में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है ये मौर्य एम्पायर का। अशोका के एडिक्ट हैं मनसिंगगढ़, साबरगंज, कंधार, कलसी, दिल्ली, तोपड़ा, मेरठ, लुम्बिनी, रामपुरवा, लोधिया, नंदनगढ़, लोरिया, अरजरज, गिरनार, सोपड़ा, सन्नाथी, धौली, जौगड़ा, अमरावती एंड येरागुड़ी। तो मौर्य एम्पायर का फाउंडर था चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये 25 साल की उम्र में मौर्य का फाउंडर बना था। नंदा डायनेस्टी, धनानंद को हटा के, और कौटिल्य ने इसकी हेल्प की थी इसमें। एंड इसे विष्णुगुप्ता भी बोलते हैं, चाणक्य भी बोलते हैं, कौटिल्य का विष्णुगुप्ता, चाणक्य भी बोलते हैं। एंड इसने गंगेटिक वैली पे तो पावर स्टार्ट कर दी और इसने नॉर्थ वेस्ट पे भी मार्च किया, तो इंडस रिवर तक ऑक्युपाई कर लिया था। एंड फिर सेंट्रल इंडिया में गया और सेंट्रल इंडिया नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर के नॉर्थ इंडस रिवर, यहाँ पे नर्मदा रिवर, ये पूरा एम्पायर ये चंद्रगुप्त मौर्य ने एक्वायर कर लिया था। अप टू इंडस रिवर ही ऑक्युपाई किया था इसने, से इंडस रिवर। तो यहाँ तक ये पूरा राज्य इंडस रिवर और नॉर्थ टू नर्मदा रिवर सारा उसका था। फिर 305 बीसी में क्या हुआ, इसने तो इंडस रिवर एंड नर्मदा रिवर तक ऊपर से ऑक्युपाई कर लिया। 305 बीसी में क्या, ये सेल्यूकस निकेटर को हटाने के लिए, जो अलेक्जेंडर का जनरल था जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया को कंट्रोल कर रहा था, तो उसके साथ ट्रीटी साइन किसको हरा दी? ट्रीटी साइन के सेल्यूकस निकेटर ने जो ट्रांस इंडस टेरिटरी थी, मतलब जो इंडस के साइड की सारी टेरिटरी थी वो दे दी, जैसे अरिया, अराकोशिया एंड गैड्रोशिया, ये सारी चंद्रगुप्त मौर्य को दे दी।
और उसने अपनी डॉटर की शादी करा दी मौर्यन प्रिंस से। चंद्रगुप्ता मौर्य ने उसे रिटर्न में 500 एलिफेंट दिए, 500 एलिफेंट दिए। एंड मेगास्थनीज ने अपना मौर्यन कोर्ट में अपना एक एम्बेसडर भेजा, इसने अलेक्जेंडर के जनरल ने, सेल्यूकस निकेटर ने, मेगास्थनीज। तो एम्बेसडर था मेगास्थनीज किसका, सेल्यूकस निकेटर का, मेगास्थनीज। तो अपनी एंड में उसने जैनिज्म को अपनाया चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उसने अपने सन के फेवर में राज्यपाठ छोड़ दिया और शवन भगोला में आया। और उसने भद्रबाहु के साथ, किसके साथ आया, भद्रबाहु भद्रबाहु के साथ आया, और उसने अपने संथारा करे, अपने आप को मार लाइक संथारा की, और अपने आप को ही स्टार्व टू दैट। सो अमित्र गाथा किसे बोलते थे, बिंदुसार को बोलते थे। इसका चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, उसे बोलते थे अमित्र गाथा, मीन्स स्लेयर ऑफ एनमीज, मतलब ये एनमीज को मारता था बहुत ज्यादा। एंड उसने डेक्कन तक अपना कर लिया था, अप टू मैसूर, तो यहाँ तक इसे स्लेयर ऑफ एनमी बोलते थे। एंड इसने डेक्कन तक अपना लिया था, अप टू मैसूर, इस एरिया को अपना लिया, तो उसे इसलिए स्लेयर ऑफ एनमी बोलते थे, अमित्र गाथा। एंड ताराना था, तिब्बतन मॉन्क था, उसने बोला बिंदुसार ने 16 स्टेट को कंप्राइज किया था, द लैंड बिटवीन टू सी। एंड तो लैंड बिटवीन टू सी इसने ऑक्यूपाई कर लिया था। किसमें लिखा है, बुद्धिस्ट एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उन्होंने लिखा है। एंड उसने तमिल लिटरेचर में संगम में लिखा हुआ है कि फार साउथ तक आ गया था ये बिंदुसार, तो संगम लिटरेचर में भी इसके बारे में देखता है। तो काफ़ी एक मैसूर तक पहुंच गया था बिंदुसार के टाइम, तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर गया था। एंड इसने रिसीव किया डेमस्कस एज एन एम्बेसडर फ्रॉम सीरियन के एंटीओकस। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम था मेगास्थनीज आया था, और यहाँ पे डेमस्कस एम्बेसडर आया, एंटीओकस वन किंग से इसके पास एम्बेसडर डेमियकस। तो इसने एंटीओकस वन जो किंग थे जिसने डेमस्कस भेजा था, उसने बोला कि हमें स्वीट भेजो, वाइन भेजो, राइट फिक्स सॉफिस्ट, तो उसने सब कुछ भेजा, सॉफिस्ट नहीं भेजा, क्योंकि ग्रीक लॉ में प्रोहिबिटेड है सॉफिस्ट को भेजना, जो उनका एक टीचर होता है, तो उसको भेजना अलाउड नहीं है। तो इसने अजीविका सेक्ट को प्रमोट किया बिंदुसार ने, एक रिलीजियस सेक्ट है अजीविका सेक्ट, और इसने अपने सन को जो अशोका था उसको गवर्नर बना दिया उज्जैन का। तो सोफिस्ट्स कौन होता है, ये ग्रीक टीचर होता है, पेड टीचर होता है ग्रीस में। सो ग्रीस सीरियन किंग एंटियोकस ने किसको एम्बेसडर भेजा, डेमस्कस। तो गौतम के टाइम ही थे मसाली घोसला, इन्होंने एक सेक्ट को फाइंड किया था, रिलीजियस सेक्ट खोलते अजीविका, यदि कंटेम्प्रेरी थे सिद्धार्थ गौतम के, महावीरा के। तो मकाली घोसला, महापिटला घोसला, इन्होंने फाइंड किया था अजीविका सेक्ट। अशोका की बात करें तो बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है कि स्टार्टिंग में वो क्या करता था। वो उज्जैन का गवर्नर बनाया था उसने, बिंदुसार ने उसे। एंड उसने रिवॉल्ट, तक्षशिला में जो रिवॉल्ट हुआ था ये नॉर्थ वेस्ट में, उसको सप्रेस किया था तक्षशिला में बिंदुसार के रेन के टाइम। एंड 4 साल के अंदर, तो जब थ्रोन पे आया और एक्चुअल कोरोनेशन हुआ तो उसमें 4 साल लगे, मतलब कुछ ना डिस्प्यूट था। तो इससे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था थ्रोन के लिए, अशोका कैसे राजा बना। सीलियन के जो क्रोनिकल दीपवंश है, महावंश, बोलते हैं अशोका ने कैप्चर किया अपने 99 ब्रदर्स को मरवा के, एंड इंक्लूडिंग अपने एल्डर ब्रदर सुशीमा को भी मरवा दिया था। यंगेस्ट ब्रदर जो था तिस्सा, उसे छोड़ दिया, तिस्सा को छोड़ दिया। एंड लेकिन तारन था, तिब्बत की जो तारन है, उसमें भी लिखा है कि सिर्फ 6 ब्रदर को मारा। एंड अशोका एडिक्ट में लिखा हुआ है उसके ब्रदर एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे थे। तो ये क्लियर है कि अशोका का जो सक्सेशन था वो डिस्प्यूटेड था। सबसे इंपॉर्टेंट विक्टोरियस था, सबसे इंपॉर्टेंट वॉर हुआ था कलिंगा का वॉर 261 BC। तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है वॉर की, लेकिन एडिक्स रॉक पिलर 13 में कलिंगा वॉर के बारे में लिखा है। एंड इसने इसके बाद बुद्धिज्म अपना लिया था कलिंगा वॉर के बाद, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क उपगुप्ता। उपगुप्ता बुद्धिस्ट मॉन्क थे एंड स्पिरिचुअल टीचर थे अशोका के। एंड जो डिसाइपल थे आनंदा के, जो बुद्धा के अटेंडेंट थे आनंदा के डिसाइपल थे उपगुप्ता, एंड उपगुप्ता टीचर थे मौर्य के। तो सारनाथ है ये यूपी में, धामेक स्तूपा, यहाँ पे धामेक स्तूपा सारनाथ। ये श्रावस्ती वन ऑफ द 6 लार्जेस्ट सिटी है ड्यूरिंग द गौतम बुद्धा टाइम, वन ऑफ द 6 लार्जेस्ट सिटी श्रावस्ती। ये कुशीनगर है उत्तर प्रदेश में, कुशीनगर नियर स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। मुगालीपुत्ता तिस्सा ये बुद्धिस्ट मॉन्क है जो 3rd सेंचुरी BC में था, 3rd सेंचुरी BC का मॉन्क है मुगालीपुत्ता तिस्सा। ये नागार्जुन के बाद आए हैं मुगालीपुत्ता तिस्सा। सत्यपुत्र देखे तो अथियमन, ये तमिल डायनेस्टी थी, सत्यपुत्रा तमिल में एक डायनेस्टी थी, उसका नाम था सत्यपुत्र, और इसे बोलते हैं अथियमन। कब थी, अराउंड 3rd सेंचुरी BC, जब मौर्यन के टाइम थी। रचद रंगनी, ये किसने लिखा है, ये लिखा है कलहन ने, लिखा है ये अराउंड 12th सेंचुरी में, 12th सेंचुरी बहुत बाद में लिखा, 12th सेंचुरी में। तो उसमें हिस्टोरिक कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताया रचद रंगनी, 12th सेंचुरी में लिखा है। तो ऐसा बोला जाता है कि बुद्धिज्म एकदम नहीं हुआ कि कलिंगा वॉर तुरंत बुद्ध में हो गया, पहले तो वो शाक्य उपास बने, ले डिसाइपल बने, और कम से कम 2.5 साल, 2.5 ईयर्स के बाद वो विश्व मतलब मॉन्क बन गया। उन्होंने हंटिंग छोड़ दी, बौद्ध गया गए और बहुत सारे मिशंस ऑर्गेनाइज किए, स्पेशल ऑफिसर्स करे धम्मा महामद्रास। तो धम्मा महामद्रास स्पेशल ऑफिसर्स थे,
मौर्यन एम्पायर में धम्मा महामात्रास। एंड उन्होंने टू स्पीड द प्रोसेस धम्मा, तो धम्मा बनाने के लिए उन्होंने स्पेशल ऑफिस रखे जिनको बोलते थे धम्मा मात्रास, धम्मा महामात्रास, धम्मा महामात्रास, धम्मा को फैलाने के लिए। 241 बीसी में बहुत क्या गए, लुम्बिनी गार्डन गए कपिल वस्तु के साथ, वहाँ पे उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया उस विलेज को, लुम्बिनी गार्डन को। फिर वो बुद्धिज्म के होली प्लेस में गए, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर। सारनाथ यूपी में, श्रावस्ती भी यूपी में, एंड कुशीनगर में गए। एंड वो श्रीलंका गए और अपने संत महेंद्र एंड सुग्रमित्रा, महेंद्र एंड संघमित्रा अपने सन एंड डॉटर को भेजा कि वहाँ पे फिर ओरिजिनल बुद्धि ट्री की एक ब्रांच ले गए, वहाँ पे से प्लांट किया। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की कहाँ, पाटलिपुत्र, जो पहली कहाँ पे हुई थी, राजगीर हुई थी अजातशत्रु के टाइम, एंड दूसरी हुई थी वैशाली में कालशोभा के टाइम, एंड थर्ड हो रही है यहाँ पे, हो रही है पाटलिपुत्र, RVP, तो थर्ड हो रही है पाटलिपुत्र। एंड इसमें संघा को स्ट्रेंथन करने के लिए, संघा स्ट्रेंथ जो है आराम से बुद्धिज्म फैलाए, एंड इसको प्रिसाइड किया था मोगालीपुत्र तिस्सा। एंड इनके जो गुरु थे वो थे उपागुप्ता, एंड जो प्रिसाइड किया था जिसने, वो उन्हें बोलते थे मोगालीपुत्र तिस्सा। तो जो साउथ किंगडम है, जो चोला चेरा पांड्यास, उन्होंने बोला कि ये सदर्न मोस्ट किंगडम थे। ये अशोका के इंस्क्रिप्शन में सदर्न मोस्ट किंगडम के बारे में लिखा, चोला, पांड्या, सत्यपुत्रा, केरलपुत्रा, मतलब अशोका ने इनको ऑक्युपाई नहीं किया था, ये बॉर्डर स्टेट्स थे, तो ये आउटसाइड रहते मौर्यन एम्पायर के। फिर रजत रंगिनी ने कश्मीर भी मौर्यन एम्पायर का पार्ट था, रजत रंगिनी में लिखा कि कश्मीर मौर्यन एम्पायर का पार्ट था, एंड नेपाल भी मौर्यन एम्पायर का पार्ट था, तो कश्मीर नेपाल से मौर्यन एम्पायर के पार्ट थे। एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर तो चंद्रगुप्त मौर्य ने डिमार्केट कर दिया था। सो अशोक की धम्मा पॉलिसी क्या है कि बुद्धिज्म को इम्प्रेस करना है, एंड उसने बुद्धिज्म को फैलाने का काफ़ी काम किया। धम्मा काफ़ी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, कोड ऑफ कंडक्ट, तो ये सिर्फ बुद्धिज्म नहीं है, इसमें धम्मा एक वे ऑफ लाइफ है, कैसे जीना है, कोड ऑफ कंडक्ट है, प्रिंसिपल है, दैट शुड बी अडॉप्टेड बाय द पीपल एट लार्ज। तो इसके स्टेटेड है एडिक्स में कि धम्मा का मतलब क्या है, कुछ धम्मा के मतलब है जैसे सर्विस टू फादर, मदर एंड फादर को सर्विस दो, अहिंसा करो, ट्रुथ बोलो, एंड टीचर्स को भी इसे रिस्पेक्ट करो, एंड रिलेटिव्स को गुड ट्रीटमेंट दो, और एनिमल सेक्रीफाइस बंद करो, फेस्टिव गैदरिंग्स और ये सब एक्सपेंसिव और मीनिंगलेस सेरेमनी रिचुअल्स मत करो, फालतू की चीज़ें मत करो। एंड एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का, सोशल वेलफेयर, मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट कांटेक्ट विद द पीपल। तो धम्मा मात्रास को उसने, धम्मा मात्रा जो क्या थे, महामात्रास, धम्मा फैलाने के लिए जिसने कहा है, ह्यूमन ट्रीटमेंट द सर्वेंट बाय मास्टर, और गवर्नमेंट ऑफ प्रिजनर को भी अच्छे से ट्रीट करे, नॉन वायलेंस होना चाहिए एनिमल के पास, कर्टसी देनी चाहिए ब्राह्मण को, लिबर्टी ब्राह्मण को देनी चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए सारे रिलीजियस एक्ट में। धम्मा, और आप कॉन्क्वेस्ट करो दूसरे को धम्मा इंस्टेड ऑफ वॉर, नॉन वायलेंस इसने किया, एंड इट इज आइडेंटिकल टू टीचिंग ऑफ बुद्धा। लेकिन ये धम्मा सिर्फ बुद्धिस्ट टीचिंग से इक्वेट मत करो, इट्स अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट, अ वे ऑफ लाइफ, एंड बुद्धिज्म उसकी पर्सनल बिलीफ थी, धम्मा एक जनरल कोड ऑफ कंडक्ट था। तो बुद्धिज्म फैला नहीं रहता, वो कोड ऑफ कंडक्ट फैला देता। एंड धम्मा शुड स्प्रेड थ्रू ऑल सोशल लेवल्स, वो चाहता था धम्मा सारे लोग सोशल लेवल्स में फैले। तो अशोका को बोला जाता है ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग, अलेक्जेंडर को भी पीछे छोड़ के, जूलियस सीजर, सबको हटा के सबसे ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग बोला जाता है द वर्ल्ड। एजीवस ने बोला एडमिशन 10,000 इन द नेम ऑफ द मोनार्क, द क्राउड ऑफ द कॉलम ऑफ द हिस्ट्री, द नेम ऑफ द अशोका शाइन्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्टार। तो अशोका ट्रू थी, इसके आइडल्स थे, एंड वो ड्रीमर नहीं थे बट प्रैक्टिकल जीनियस थे। उनका धम्मा जो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट था, अभी इवन आज भी हम वो उसके धम्मा को फॉलो कर सकते हैं, आज भी अपील करता है वो। एंड एग्जाम्पल हिस्ट्री की बेनवलेंट एडमिनिस्ट्रेशन का, अभी भी हिस्ट्री में बेनवलेंट एडमिनिस्ट्रेशन की, किंग अपना बच्चा मार रहा है सारी प्रजा को, तो ये पहली बार आया। एंड ऑल्सो एकदम इन नॉन एग्रेशन की पॉलिसी फॉलो की, एंड विक्ट्री इन द वॉर। एंड इनका जो आइडियल था, सेंट्रल आइडिया था कि जो ह्यूमैनिटी हो उसका वेलफेयर, ह्यूमैनिटी का वेलफेयर पहली बार किसी किंग ने सोचा। तो अशोका की डेथ हो जाती है अराउंड 232 BC। तो डिवीजन हो गया मॉडर्न पार्ट, तो एक वेस्टर्न पार्ट हो गया, ईस्टर्न पार्ट हो गया। तो वेस्टर्न पार्ट चला गया किसके अंदर, कुणाल जो अशोका के सन थे, ईस्टर्न पार्ट दशरथ, तो ये कुणाल के अंदर था, ये दशरथ, ये ग्रैंड सन थे, ये सन थे। तो सन के अंदर वेस्टर्न पार्ट चला गया, ईस्टर्न पार्ट ग्रैंड सन के पास चला गया, एंड फिर बैक्ट्रियन इन्वेजन हो गया, तो ये वेस्टर्न पार्ट चला गया, फिर ईस्टर्न पार्ट बचा, एंड अंडर द संप्रति। तो दशरथ का सक्सेसर था संप्रति, उसने ईस्टर्न पार्ट को संभाल के रखा मौर्यन एम्पायर में। एंड लास्ट मौर्यन एम्पायर था बृहद्रथ, उसे किसने मार दिया था, पुष्यमित्र शुंग। इन्वेजन हो गया था नॉर्थ वेस्ट पार्ट का। ये बैक्टीरिया क्या है, अफगानिस्तान, अभी सेंट्रल एशिया का हिस्टोरिकल रीजन है, अफगानिस्तान टाइप, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो ये रीजन था। यहाँ इसने वेस्टर्न पार्ट को ऑक्युपाई कर लिया था, जो किसके अंडर था, जो सन था कुणाल उसके अंडर था, उसको ऑक्युपाई कर लिया था। दशरथ के अंडर जो ईस्टर्न पार्ट था वो इंटैक्ट रहा, एंड संप्रति ने भी इसको इंटैक्ट रखा। लास्ट जो रूलर था बृहद्रथ, उसे पुष्यमित्र शुंगा ने मार दिया। हमारे टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे था,
एंड काफ़ी अगर एसिडेंसी देखें तो इट हैज़ रिजल्ट इन द ट्रीहेम्पी ऑफ द मोनार्क इन इंडिया। जैसे बहुत सारे सिस्टम थे, रिपब्लिक एंड ऑर्गैनिक जो ओलिगैरिक्स और ओलिगार्कीज थे, वो सब प्रेवलेंट थे प्री मॉडर्न टाइम में, तो वो सब रिपब्लिक एंड ओलिगार्की सब चले गए। एंड कौटिल्य ने बोला कि ही सपोर्टेड द मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कौटिल्य ने बोला मोनार्की होनी चाहिए, लेकिन वो रॉयल एब्सोल्यूटिज्म भी नहीं चाहता था। वो बोलता था कि जो किंग हो उसे मिनिस्ट्री की एडवाइस लेनी चाहिए इन रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए, मतलब मल्टी पर्सन जो असिस्ट करेगा किंग। तो ये कौटिल्य का मानना था कि रॉयल एब्सोल्यूटिज्म नहीं होना चाहिए कि एब्सोल्यूटली कुछ भी कर रहा है किंग, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो मंत्री परिषद था उसमें तो पुरोहित, महामंत्री, सेनापति एंड युवराज। पुरोहित, महामंत्री, सेनापति एंड युवराज ये असिस्ट करते थे किंग को। पुरोहित, महामंत्री, सेनापति एंड युवराज ये असिस्ट करते थे किंग को। एंड ये सिविल सर्वेंट थे अमात्यास। तो ये डे टू एडमिनिस्ट्रेशन को देखा था अमात्यास जो सिविल सर्वेंट थे, एंड ये IAS ऑफिसर की तरह थे अमात्यास। एंड उनका सिलेक्शन उसने बताया कौटिल्य ने कि सिलेक्शन कैसे होगा। एंड अशोका ने धम्मा महामात्रास को किया, धम्मा को स्प्रेड करने के लिए इनको भी अपॉइंट किया, धम्मा महामात्रास। तो बहुत और वेल ऑर्गेनाइज सिविल सर्विसेज थी इसमें। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें, समहर्ता तो चीफ था रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, एंड ये रेवेन्यू कलेक्ट करता था ऑल द मॉडर्न एम्पायर। तो ये समहर्ता क्या गया, चीफ ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एंड ये कलेक्ट करता था सारा रेवेन्यू। तो कलेक्शन के लिए कौन था, समहर्ता। समहर्ता कलेक्शन के लिए, समहर्ता मतलब कलेक्टर था ये समहर्ता। एंड जो कलेक्शन आता था तो लैंड से आता था, इरिगेशन, कस्टम, शॉप टैक्स, फेरी टैक्स, फॉरेस्ट, माइंस, पास्चर एंड लाइसेंस फ्री सब होता था फ्रॉम द कास्ट। एंड फाइन्स कलेक्ट होते थे लॉ कोर्ट से। एंड लैंड रेवेन्यू वो 1/6 होता था, लैंड रेवेन्यू 1/6 था। एंड मेन ऑक्यूपेशन था एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट। तो ज़्यादातर किंग और हाउस होल्ड पे ज़्यादातर एक्सपेंडिचर होता था। फिर आर्मी, गवर्नमेंट सर्वेंट, पब्लिक वर्क्स, पुअर रिलीफ एंड रिलीजन, इन सब पे खर्च होता था। एंड अगर आर्मी की बात करें तो मॉडर्न आर्मी काफ़ी ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज थी। एंड किसके कंट्रोल में थी, सेनापति के कंट्रोल में थी। सैलरी कैश में दी जाती थी। तो अगर बोले सैलरी कैश में दी जाती थी, मॉडर्न के टाइम कैश में दी जाती थी। कौटिल्य ने बोला कि सैलरी डिफरेंट मिलिट्री ऑफिस की डिफरेंट थी। तो ग्रीक ने बोला कि मॉडर्न एनवायरमेंट में 6 लाख इन्फेंट्री थी, 30,000 कैवलरी, 6 लाख इन्फेंट्री एंड 30 लाख को कैवलरी, बहुत सारे 9,000 अराउंड एलिफेंट्स थे, एंड चैरियट्स भी थे, एंड 8,000 चैरियट्स थे, 1 टन घोड़े वाली गाड़ी। एंड इसमें 4 विंग्स थी। तो अगर मिलिट्री में बोले 4 विंग्स थी। एंड नेवी, ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई विंग्स थी। नेवी विंग, ट्रांसपोर्ट विंग, सप्लाई विंग्स। एंड ईच विंग में कौन होता था, अध्यक्ष और सुपरिटेंडेंट हर विंग को कंट्रोल करता था। एंड 6 बोर्ड्स थे, मैगस्थनीज ने बोला 6 बोर्ड थे एंड 5 मेंबर्स थे। मतलब 6 बोर्ड थे, ABCDEFG, और हर एक बोर्ड में 5 मेंबर्स थे, 5 मेंबर्स थे। फिर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें बताता था कि रिटेल और होलसेल प्राइस क्या होगा, ये कंट्रोल करता था कितना प्राइस होगा। एंड इंश्योर करता था स्टेडी सप्लाई हो थ्रू इस ऑफिसर की। एंड अध्यक्ष मतलब जो गुड्स की एकदम सही से सप्लाई हो, ज़्यादा कम मात्रा ना हो। एंड ये वेट एंड मेजर्स को भी कंट्रोल करते थे, कस्टम ड्यूटी और फॉरेन ट्रेड को भी रेगुलेट करते थे ये इसके ऑफिसर। तो काफ़ी अच्छा था डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। फिर जस्टिस एंड पुलिस डिपार्टमेंट, तो कौटिल्य ने मेंशन किया कि सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स होते थे। एंड चीफ जस्टिस होता था सुप्रीम कोर्ट, एंड इसे बोलते थे धर्ममाथीकरण। सुप्रीम कोर्ट जज को बोलते थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोले थे धर्ममाथीकरण। सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स थे वो अमात्यास, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टाइप की पावर थी अमात्यास की पावर। डिफरेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट थे, फाइन, इम्प्रिजनमेंट, म्यूटिलिएशन, डेथ, बहुत लाइक हार्ड पनिशमेंट थे। सबसे ज़्यादा बेनवोलेंट पनिशमेंट थे गुप्ता के टाइम। फिर हर्षा के टाइम भी बहुत ज़्यादा हार्ड पनिशमेंट थे, तो यहाँ पे भी हार्ड पनिशमेंट थे। टॉर्चर भी किया जाता था ट्रुथ को बुलवाने के लिए। पुलिस स्टेशन सारी प्रिंसिपल सेंटर में मिलते थे। कौटिल्य ने अशोका ने मेंशन किया है, एटिक्स मेंशन, जेल के बारे में, जेल ऑफिशियल के बारे में मेंशन किया है अशोका ने भी, और अशोका के एटिक्स में भी लिखा हुआ है, और कौटिल्य ने भी मेंशन किया जेल और जेल ऑफिशियल के बारे में। तो जेल भी होते थे, जेल ऑफिशियल भी होते थे। एंड महामात्रास जो भी थे, एंड दे वर आस्क्ड बाय अशोका टू टेक स्टेप अगेंस्ट अनजस्ट इम्प्रिजनमेंट। एंड जो महामात्रास थे वो अशोका से पूछते थे कि किसी ने अनजस्ट काम किया तो क्या करें। एंड रेमिशन ऑफ द सेंटेंस भी लिखा हुआ है, मतलब जो अभी प्रेसिडेंट के पास पावर है वो कुछ राजा के पास पावर होती थी सेंटेंस को माफ करने की। फिर सेंसस की बात करें तो सेंसस होता था मॉडर्न एम्पायर में। विलेज ऑफिशियल्स क्या कहते थे, लोगों को गिनते थे कितने लोग हैं, एंड देखते थे उनकी कास्ट और ऑक्यूपेशन क्या है। तो लोग क्या, उनकी कास्ट है, ऑक्यूपेशन क्या है, तो ऐसे सेंसस होता था। कास्ट बेस्ड सेंसस भी होता था। एंड एनिमल्स भी देखते थे, तो एनिमल सेंसस भी होता था पहले। तो एनिमल भी देखते थे, कितने घर में कितने एनिमल्स है, कितने लोग रहते हैं, कितना क्या ऑक्यूपेशन है।
एंड कौन करता था, ये म्यूनिसिपल ऑफिशियल करते थे, लोगों का मूवमेंट देखे थे बहुत फॉरेन इंडिजिनस, मतलब बाहर से कौन आ रहा है, इंडिया के कौन लोग हैं। एंड डेटा जो होता था वो स्पाइस चेक करते थे, डेटा सेलेक्ट कलेक्ट कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। एंड काफ़ी परमानेंट इंस्टीट्यूशन था मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में, सेंसस, तो सेंसस भी होता था उस टाइम। फिर प्रोविंशियल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो 4 प्रोविंसेस में डिवाइड किया, तक्षशिला, उज्जैन एंड सुवर्णगिरी। तो यहाँ पे हुआ तक्षशिला नॉर्थ वेस्ट में, एंड यहाँ पे सुवर्णगिरी, एंड यहाँ पे कलिंग, एंड यहाँ पे उज्जैन। ये 4 थे, तक्षशिला, सुवर्णगिरी, उज्जैन एंड कलिंग। ये 4 क्या थे, मॉडर्न पार्ट में 4 प्रोविंसेस थे। और प्रोविंशियल गवर्नर जो फैमिली, रॉयल फैमिली के मेंबर थे, उनको ही गवर्नर बना दिया जाता था इनका। जैसे उज्जैन का कैपिटल, उज्जैन का किसे बताया था, अशोका बनाया था बिम्बिसार ने। एंड तो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल, तो ये लॉ एंड मेंटेन ऑर्डर को मेंटेन करते, तो टैक्स कलेक्ट करते थे। एंड डायरेक्ट जो कंट्रोल था वो राजू कोसास, जो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था वो राजू कास के अंडर था, राजू कास। जैसे मॉडर्न कलेक्टर्स थे जो कलेक्ट करते थे, वो राजू कास थे, कलेक्टर्स को बोलते थे राजू कास, तो डायरेक्ट फंक्शन करने था। और इनको जो असिस्ट करते थे युक्ता एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसर, तो राजू कास को कौन करता था सजेस्ट, युक्तास। ये सबऑर्डिनेट ऑफिसर थे, ये राजू कास को सेलेक्ट करते थे, ये थे कलेक्टर, उस टाइम के कलेक्टर, जो आज के कलेक्टर हैं। एंड ये जो फिर ग्रामीणी के हेड को बोलते थे गोपा। एंड तो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंडर था, हेड्स ऑफ ग्रामीणी, और उसके ऑफिशियल सुपीरियर को बोलते थे गोपा। गोपा मतलब बहुत सारे विलेज है, जैसे 10 से लेके 15 विलेजेस का जो हेड होगा, बहुत सारे 10 से 15, उसको बोलते थे गोपा। तो गोपा एक विलेज का हेड नहीं, 10 से लेके 15 विलेजेस का हेड को गोपा बोलते थे। एंड कौटिल्यन मैगजीन ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा है, अर्थशास्त्र के फुल चैप्टर दिया है, किसके बारे में, नगर का कैसा होना चाहिए, मतलब सिटी कैसी होनी चाहिए, सिटी सुपरिटेंडेंट के बारे में पूरा चैप्टर दिया है। एंड मैगजीन ने 6 कमिटीज बताई हैं, जिसमें हर एक में 5 मेंबर्स हैं। तो मैगजीन ने 6 कमिटीज बनाई हैं। तो 6 कमिटी कौन सी थी, इंडस्ट्री के लिए थी, एक फॉरेनर्स के लिए थी, एक रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, ये भी इसके लिए भी कमिटी थी। ट्रेड के लिए थी, मैन्युफैक्चरिंग सेल ऑफ गुड्स एंड कलेक्शन ऑफ सेल्स टैक्स। तो इनके लिए 6 कमिटी बताई है, और हर एक कमिटी में कितने मेंबर्स होते थे, 5 मेंबर। किसने लिखा है, मैगजीन ने। आर्ट एंड आर्किटेक्चर का बात करें तो ज़्यादातर वो वुड से बना था, इसलिए सारा खत्म हो गया, लेकिन कुछ स्टोन के भी चीज़ें मिली है अशोका के टाइम के। तो अशोका के पीरियड से पहले जितने भी बनते थे ज़्यादातर वुड से, मतलब वो चले गए। तो अशोका के टाइम स्टोन से भी चीज़ें बनी है, तो वो बची हुई है। एंड अभी बहुत सारे न्यूमरस मॉन्यूमेंट्स हैं, अभी कुछ ही बचे हैं। तो जैसे पैलेसेस है, मोनेस्ट्री हैं, वो सारे डिसअपेयर हो गए, अभी पास दिखते नहीं है। तो ओनली स्तूपा एंड सांची वो काफ़ी अच्छा दिखता है, स्तूपा एंड सांची। एंड अब पिलर्स देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अशोका के पिलर्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे इंस्क्रिप्शन लिखा है, तो हमें मिला है दिल्ली में, इलाहाबाद, रुम्बिनी देवी मतलब लुम्बिनी नेपाल, यहाँ पे मिला है। एंड सांची एंड सारनाथ, तो कहाँ पर मिला है, यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली, फिर इलाहाबाद यूपी, लुम्बिनी देवी नेपाल मतलब लुम्बिनी नेपाल, एंड सांची मध्य प्रदेश, एंड फिर सारनाथ उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे इस जगह हमें पिलर्स मिले हैं अशोका के। पिलर विद इंस्क्रिप्शन काफ़ी जगह मिले, दिल्ली, इलाहाबाद, रुम्बिनी, सांची एंड सारनाथ। तो इन पिलर के ऊपर देखें तो यहाँ पे फिगर्स होते थे, जैसे लायन, एलिफेंट, बुल, तो इन सब के कभी एलिफेंट लगाए, कभी लायन लगाए, कभी पिलर लगाए। सारनाथ पिलर जो यूपी में मिला है, वो उसमें 4 लाइन्स हैं, इधर एक ऐसे ऐसे फेस कर रहे हैं, एक सामने। एंड इंडियन गवर्नमेंट इसको कैपिटल चूज किया है, एंड इसे स्टेट एम्बलम बनाया कुछ मॉडिफिकेशन के साथ। तो अशोका ने काफ़ी स्तूपा बनाए हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गए फॉरेन इन्वेजन में, लेकिन काफ़ी बनवाए थे, कुछ सर्वाइव भी किए। बेस्ट एग्जाम्पल है सांची स्तूपा। सांची स्तूपा जो मध्य प्रदेश में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अशोका के टाइम बना। एंड ये ब्रिक से बना था, लेटर इसे अशोका के टाइम, अशोका के बाद इसे इनलार्ज कर दिया गया, पहले ब्रिक से बना था, फिर और ज़्यादा बढ़ा दिया गया अशोका के टाइम। तो केव आजीविका सेक्ट को किसने दी थी, अशोका ने दी थी, और दशरथ उसके सन थे दशरथ। तो एक थे कुणाल जिन्होंने वेस्टर्न पार्ट लिया था, दशरथ ने ईस्टर्न पार्ट लिया था। एंड संप्रति इनके बच्चे थे, इन्होंने ईस्टर्न पार्ट संभाल के रखा है, एंड जो वेस्टर्न पार्ट था बैक्टीरिया में चला गया था। तो दशरथ और अशोक ने जो आजीविका सेक्टर केव्स थी, तो इंटीरियर वॉल बहुत ज़्यादा पॉलिश थी, एंड यहाँ पे मॉन्क्स रहते थे, जैसे 12 हिल्स में केव है, बौद्ध गया की केव है, आजीविका सेक्टर को वो दे दी थी। तो ये वंडरफुल पीस है मॉडर्न आर्किटेक्चर का। एंड डिक्लाइन मॉडर्न एम्पायर ख़त्म क्यों हो गया, क्यों डिक्लाइन हो गया, तो बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं कि क्यों डिक्लाइन हो गया। तो कुछ लोग बोलते हैं कि अशोका की पॉलिसी एंड वीक सक्सेसर थे इसलिए, एंड कुछ बोलते हैं कि इनएडिक्वेट पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन थे कि इतने वास्ट एम्पायर को संभाल नहीं पाते थे। अशोका की प्रो बुद्धिस्ट पॉलिसी ने ब्राह्मण को बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा कर गया, इससे रिवॉल्यूशन लिया पुष्यमित्र शुंगा ने। एंड अशोका कभी भी ब्राह्मण के अगेंस्ट एक्ट नहीं किए। अशोका की पॉलिसी थी नॉन वायलेंस की, उन्होंने फाइटिंग स्पिरिट को कम कर दिया था,
एंड ये भी चार्ज लगता है कि फाइटिंग स्पिरिट कम हुई थी नॉन वायलेंस की वजह से। एंड अशोका जब तक रहे थे तो उन्होंने अपनी पूरी एम्पायर को इंटैक्ट रखा, डिस्पाइट फॉलोइंग लाइक उनकी पैसिफिक पॉलिसी, तब भी एम्पायर उनका इंटैक्ट रहा। तो ये बोलना कि अशोका की वजह से, धम्मा की वजह से एम्पायर गिरा, तो गलत है। तो अशोका को ब्लेम करना डिक्लाइन ऑफ एम्पायर इज नॉट करेक्ट, बिकॉज अशोका ज़्यादातर प्रैग्मेटिक्स थे rather than आइडियलिस्ट। पर बहुत सारे रीजन है मल्टीपल डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर एंड सच एज वीक सक्सेसर थे, पार्टीशन होना था एम्पायर का, एडमिनिस्ट्रेशन एब्यूज आफ्टर अशोका के रेन के बाद एडमिनिस्ट्रेशन एब्यूज होने लगे, वीक सक्सेसर आई, ये सारे सारे रीजन थे। सारे रीजन की वजह से ब्रेकअप हो गया मौर्य एम्पायर का एंड पुष्यमित्र शुंगा ने जो लास्ट रूलर था उसे हरा दिया, बृहद रथ को जो लास्ट मौर्य रूलर था, और फिर शुंगा डायनेस्टी आ गई। फिर जैनिज्म को पैट्रोनाइज किया था चालुक्यास एंड राष्ट्रकूटास ने, लेकिन चोलास ने पैट्रोनाइज नहीं किया था। जैनिज्म को पैट्रोनाइज किया था चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेला किंग ऑफ कलिंग, रॉयल डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया जैसे गंगास, कदम्बास, चालुक्यास एंड राष्ट्रकूटास। तो खारवेला किंग ऑफ कलिंग चंद्रगुप्त मौर्य, गंगा, कदम्बास, चालुक्यास एंड राष्ट्रकूटास ने पैट्रोनाइज किया था जैनिज्म को, गंगास, कदम्बास, चालुक्यास एंड राष्ट्रकूटास। लेकिन ये सब चोलास ने पैट्रोनाइज नहीं किया था। तो गंगास, कदम्बा, चालुक्यास, राष्ट्रकूटास ने जैनिज्म को पैट्रोनाइज किया था। फिर इंडिया में देखें तो पहला ह्यूमन स्टैचू जो वर्शिप किया गया था वो बुद्धा का था। तो फर्स्ट ह्यूमन स्टैचू वर्शिप इन इंडिया वो बुद्धा का था। डिवोटीज उन्हें पोर्ट्रे करते हैं वेरियस इवेंट्स ऑफ लाइफ ऑफ बुद्धा इन स्टोन, स्टोन में जो भी इवेंट्स थे उन्हें पोर्ट्रे करते हैं। तो फर्स्ट ह्यूमन स्टैचू जिसे वर्शिप किया गया था वो बुद्धा का था। तो विशाखादत्त ने मुद्रा राक्ष किस लैंग्वेज में लिखी है? संस्कृत में लिखी है। ये गुप्ता पीरियड के टाइम में लिखी थी, लेकिन इसमें बताया गया कि ऐसे चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा को, जो धनानंदा को थ्रू किया विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य। फिर संस्कृत में लिखी है मुद्रा राक्षस। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में कालशुक उस टाइम थे अजातशत्रु और महाकसप्पा की लीडरशिप में। फर्स्ट जैन काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र में, उसमें स्थूलभद्र थे। सेकेंड जैन काउंसिल थी वल्लभी में और थे देवर्धी चेयरमैन थी। फर्स्ट जैन काउंसिल पाटलिपुत्र एंड सेकेंड जैन काउंसिल वल्लभी एंड देवर्धी। एंड थर्ड जैन काउंसिल अशोका ने कराई थी, मुगालिपुत्र रिसाइड करे थे। इसमें त्रिपिटका का फाइनल कंपाइलेशन हुआ था पाली लैंग्वेज में। अधम पिटका कंपाइल की थी इन द पाली लैंग्वेज में। तो जैन काउंसिल की बात करें तो फर्स्ट जैन काउंसिल कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में, इसमें थे स्थूलबा। और सेकेंड जैन काउंसिल हुई थी वल्लभी में, इधर थे देवर्दी। तो फर्स्ट जैन काउंसिल यहाँ पे पाटलिपुत्र में हो रही है एंड यहाँ पे लीडर है स्थूलभद्र। तो स्थूलभद्र फर्स्ट जैन काउंसिल है पाटलिपुत्र स्थूलभद्र। यहाँ पे गुजरात में सेकेंड केस काउंसिल हो रही है वल्लभी में एंड रूलर है यहाँ पे देवर्दी। तो जो ओरिजिनली सांची स्तूपा था वो ब्रिक से बना था, बाद में स्टोन से बना था। तो पहले ब्रिक से बना था स्तूपा एंड अशोका के बाद वो इनलार्ज किया गया था। सनी दत्तानी समहर्ता ये चीफ थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, समहर्ता। जो रेवेन्यू होता था 1/6 होता था प्रोड्यूस का मॉडर्न टाइम में। तो यजुर्वेद संहिता ने मेंशन किया है वीट को लिखा है गोधुमः, राइस को व्रीहि एंड बार्ले को यवाज। गोधुमः, व्रीहि एंड यवाज, वीट, राइस एंड बार्ले वैदिक पीरियड में था। अथर्ववेदा में बार्ले के बारे में लिखा है, मीन्स यवा एंड राइस व्रीहि। रिपीटेडली अलॉन्ग विद सीशम, शुगरकेन एंड मिलेट्स के बारे में लिखा है। किसमें? अथर्ववेदा में, यजुर्वेदा में अथर्ववेदा में लिखा हुआ है वीट, बार्ले एंड राइस के बारे में। एंड अथर्ववेदा में सीसम, शुगरकेन, मिलेट्स के बारे में लिखा है।